प्यारे बच्चों, जैक द्वारा क्लास 12 का मॉडल क्वेश्चन जारी कर दिया गया है। भूगोल विषय क्लास 12 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ चुके हैं, देख लिए हैं। आपका मॉडल क्वेश्चन में ही उसका आंसर भी दिया हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सब्जेक्टिव का आंसर नहीं दिया हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग भूगोल का अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आपको सुनते सुनते नींद आने लगेगा, इसीलिए इसको 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और भूगोल के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें है निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 7 प्रश्नों का उत्तर दे। इसमें 7 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 26 नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक चैनल में मिल जाएगा या फिर वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। संभववाद क्या है? तो ऐसा विचारधारा जिसके अनुसार मानव अपने इच्छा व आवश्यकता के अनुसार अपना बुद्धि का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है, अर्थात प्रकृति को परिवर्तन करने में मानव सक्षम है, यही कहलाता है संभववाद। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें। तो किसी निश्चित प्रदेश में निश्चित समय अवधि में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। गहन कृषि किसे कहते हैं? तो अत्यधिक जनसंख्या वाले प्रदेश में कम भूमि पर आधुनिक तकनीक की सहायता से फसलों का ज़्यादा उत्पादन करना गहन कृषि कहलाता है। विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? देखिए, विनिर्माण है और साथ में उद्योग भी जोड़ दिया है, तो विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो विनिर्माण उद्योग का शाब्दिक अर्थ है मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करना या निर्माण करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। पल्ली बस्तियां किसे कहते हैं? तो वैसी बस्तियां जो पहाड़ों के निचले भागों में संकीर्ण रास्तों के सहारे बसाया जाता है, पल्ली बस्ती कहलाते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास क्या है? तो वैसा विकास जिसमें संसाधनों का उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना व भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है। मतलब जो संसाधन जैसे कोयला का उपयोग कर रहे हैं तो अपना भावी पीढ़ी को भी सुरक्षित रख के करना है, ताकि वे भी आने वाले समय में कोयला का उपयोग कर सके और पर्यावरण प्रदूषण ना हो। इस चीज का ख्याल ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ऋतु प्रवास क्या है? मौसम व ऋतु परिवर्तन के कारण जब कोई भी व्यक्ति व परिवार का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे ऋतु प्रवास कहते हैं। व्यापार संतुलन से आपका क्या तात्पर्य है? तो किसी भी देश के निर्यात और आयात में अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। मतलब आप कितना भेज रहे हैं, बाहर देश को भेज रहे हैं, बाहर देश से कितना मंगा रहे हैं, मतलब आयात कर रहे हैं, दोनों को हम लोग घटा देंगे तो वो व्यापार संतुलन कहलाएगा। औद्योगिकरण की प्रक्रिया से कौन से प्रदूषण मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं? तो औद्योगिकरण जब होता है तो उससे होता है वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण मतलब जमीन भी गंदा होता है, खराब होता है, तो ये प्रदूषण है। अब है लघुतरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 35 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति का मानवीयकरण को स्पष्ट करें। तो प्रकृति का मानवीयकरण पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग लिखेंगे तो नंबर अच्छा आएगा। तो पहला पॉइंट हम दिए हैं, समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्रकृति की शक्तियों को समझने लगते हैं। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मनुष्य बेहतर और अधिक कुशल तकनीक विकसित करता है। तीसरा, मनुष्य आवश्यकता की स्थिति से स्वतंत्रता की स्थिति की ओर बढ़ता है। फिर है वे पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों से संभावनाएं पैदा करते हैं। पांचवा है मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण करती है। छठा है मानवीय गतिविधियों के निशान स्वास्थ्य, रिसोर्ट्स, विशाल शहरी विस्तार, मैदानों और पहाड़ियों में खेत, बगीचे और चारागाह, तटों पर बंदरगाह और अंतरिक्ष में उपकरण हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है
जल परिवहन के 3 लाभ बताएं। तो जल परिवहन के 3 नाम निम्नलिखित है। पहला, जल परिवहन मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं होती, जैसा सड़क और रेल नेटवर्क में होती है। मतलब सड़क को बार बार मरम्मत करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, रेल के लिए पटरी बिछाना पड़ता है, जबकि जल परिवहन के लिए मतलब मार्ग निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती है। पृथ्वी पर विशाल महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और विभिन्न आकार के जहाज़ों के चलने के लिए आदर्श है। इसे केवल 2 सिरों पर सुविधाओं के लिए पतनों की जरूरत होती है, मतलब बंदरगाह की जरूरत होती है। जल परिवहन बहुत सस्ता है क्योंकि पानी पर घर्षण भूमि की तुलना में बहुत कम है, जिससे ऊर्जा की कम लागत होती है। तीसरा है, यह पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसे भूमि और वायु मार्ग द्वारा समान दूरी के परिवहन के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चौथा है, इसे रेल और सड़क नेटवर्क जैसे रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती। पांचवा, घने जंगलों वाले क्षेत्रों में परिवहन के लिए जल परिवहन मतलब नदियां सबसे उपयुक्त परिवहन साधन है। छठा है, जल परिवहन कोयला, लौह, सीमेंट और लकड़ी जैसी भारी माल के परिवहन के लिए आदर्श है। सातवां है, यह सड़क, रेलवे और वायु मार्ग की तुलना में परिवहन का अपेक्षाकृत सुरक्षित साधन है। 37 नंबर क्वेश्चन है, आकार के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, किसी एक पर संक्षिप्त वर्णन करें। तो आकार के आधार पर उद्योगों को 3 प्रकार में बांटा गया। पहला, कुटीर उद्योग। तो यहाँ डिटेल तीनों का कर दिए हैं, आप किसी एक का भी कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है किसी एक पर संक्षिप्त विवरण दें। तो कुटीर उद्योग यह विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है, इसे शिल्प उद्योग भी कहा जाता है। इसमें दस्तकार अपनी पैतृक क्षमता के आधार पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते हुए सरल विधियों से अपने घर पर ही छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तैयार माल का या तो वह स्वयं उपभोग करता है अथवा उसे स्थानीय बाजार में बेच देता है। कभी कभी वह वस्तु विनिमय भी करता है। ये उद्योग पूंजी व परिवहन से प्रभावित नहीं होते। इन उद्योगों में दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं लघु मूर्तियां आदि बनाई जाती है। दूसरा तरह का उद्योग है छोटे पैमाने के उद्योग, जिसको हम लोग लघु उद्योग बोलेंगे। यह उद्योग कुटीर उद्योग का विस्तृत एवं संशोधित रूप है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। इस उद्योग में अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति चालित यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं। और तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। तो बड़े पैमाने के उद्योग की विशेषता है विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता इसमें होती है। वर्तमान में इन उद्योगों का विस्तार विश्व के सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हुए विनिर्माण की प्रणाली के आधार पर विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को 2 बड़े समूहों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है बड़े पैमाने के परंपरागत औद्योगिक प्रदेश एवं दूसरा है उच्च प्रौद्योगिकी वाले बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेश। 38 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों के मुख्य समस्या को लिखे। तो इसकी मुख्य समस्या है, पहला, पेयजल का अभाव। तो गांव में पानी की समस्या होती है। संसार के अधिकतर गांव में पेयजल की गंभीर समस्या है। महिलाओं व बच्चों को कई कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। रेगिस्तानी और पर्वतीय भागों में पेयजल की समस्या अत्यधिक गंभीर है। दूसरा है जलवाहित रोग। तो पेयजल की गुणवत्ता ठीक न होने से जलवाहित रोग जैसे हैजा, पीलिया आदि फैलते हैं। मतलब पानी से जो बीमारी होता है गंदा पानी पीने से, वो होता है जलवाहित रोग। बाढ़ और सूखा। तो दक्षिण एशिया के देशों के गांव बाढ़ और सूखे दोनों की ही मार सहने को अभिश्रप्त है, मतलब अभिश्रापित है। सिंचाई के अभाव में सूखा पड़ने पर फसलों को भारी हानि होती है। चौथा है शौचालयों और कचरे की समस्या। तो गांव में शौचालयों के न होने से महिलाओं को अधिक कठिनाई उठानी पड़ती है। वे इसी कारण अनेक रोगों का शिकार हो जाती है। गांव में कचरे की निपटान की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। मानव और पशु एक साथ। पशुओं को और उनके चारों को अपने घर में या घर के अति निकट घेर में रखना किसान की मजबूरी है, लेकिन इससे अनेक रोगों के फैलने का खतरा बना रहता है। छठा है परिवहन और संचार साधनों का अभाव।
तो गांव में पक्की सड़कों का अभाव है, टेलीफोन सुविधा सभी गांव में नहीं है, अतः आपातकाल में गांव से दुनिया से कट जाते हैं। अनेक गांव वर्षा ऋतु में संपर्क विहीन बने रहते हैं। सातवां है समस्या स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव। तो गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव है, यदि कहीं सुविधा है भी तो उसका स्तर बहुत घटिया है। 39 नंबर क्वेश्चन है शुष्क और आर्द्र कृषि में अंतर लिखे। तो पहला अंतर है भारत में शुष्क भूमि की खेती प्रायः 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, जबकि आर्द्र भूमि की खेती 75 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा अंतर है शुष्क भूमि वाले कृषि क्षेत्र को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में भी मृदा में नमी की कमी होती, जबकि आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्र को बाढ़ और मिट्टी के कटाव की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में मृदा में जल की अधिकता होती है। मृदा मतलब मिट्टी। तीसरा है शुष्क भूमि वाले कृषि क्षेत्र में वर्षा ऋतु में भी आर्द्र संरक्षण और वर्षा जल के कुशल प्रयोग के अनेक विधियां अपनाई जाती है, जबकि आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्र में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। शुष्क भूमि के महत्वपूर्ण क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के वर्षा छाया क्षेत्र है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि में आर्द्र भूमि खेती के महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पांचवा अंतर है शुष्क भूमि पर रागी जैसे मोटे और सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती है, जबकि आर्द्र भूमि की खेती में धान और जूट जैसे विभिन्न जल गहन और महीने फसलें उगाई जाती है। छठा अंतर है शुष्क भूमि की खेती की महत्वपूर्ण फसलें रागी, बाजरा, मूंग, चना और ज्वार माने चारा फसलें ग्वार है, जबकि चावल, जूट और गन्ना आर्द्र भूमि खेती में प्रचलित फसलें हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो पवन ऊर्जा का उपयोग सैकड़ों वर्षों से नौकायान, अनाज पीसने और सिंचाई के लिए किया जाता रहा है। विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा का आर्थिक रूप से उपयोग किया जा सकता है और इसमें एक अच्छे स्रोत के रूप में काफ़ी संभावनाएं। पृथ्वी की सतह पर हवाओं में उपलब्ध ऊर्जा 1.6 गुने 10⁻7 मेगावाट होने का अनुमान है, जो दुनिया में वर्तमान ऊर्जा खपत के बराबर है। पवन का उपयोग पवन चक्की चलाने के लिए किया जाता है, जो बदले में बिजली पैदा करने के लिए जनरेटर चलाती है। पवन का उपयोग यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे पानी पंप करना। पानी पंप करने के लिए पवन चक्कियां कई देशों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की गई है। भारत में आमतौर पर हवा की गति निम्न श्रेणी में होती है। छोटे और सीमांत खेतों की सिंचाई और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए कम लागत कम गति वाली पवन चक्कियां विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। सौराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान के तटीय क्षेत्रों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती है। इन क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के लिए मध्यम और बड़े आकार की पवन चक्कियों का उपयोग किया जा सकता है। पवन ऊर्जा एक पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, गैर प्रदूषणकारी है और इसमें किसी भी ईंधन की खपत की आवश्यकता नहीं है। यह कुल किलोवाट सिस्टम तक काम करता है और छोटे पैमाने पर कम महंगा है। 41 है खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तो पहले खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन को जानेंगे। खनिज पदार्थ अशुद्ध अवस्था में खदानों से प्राप्त होते हैं। खनिजों का भंडार सीमित है, अतः अशुद्ध खनिजों का शुद्धिकरण खनिज प्रबंध कहलाता है। खनिज सीमित खनिज भंडारों का योजनाबद्ध तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग खनिजों का संरक्षण कहलाता है। तो खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है, इनकी मात्रा सीमित है, इनका पूर्ण निर्माण असंभव है। खनिज उद्योगों का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है, अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। 42 है जल अथवा मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण दोनों में से किसी एक का आपको सुझाव देना है। हम यहाँ पर आपको दोनों बता दे रहे हैं। तो पहले हम लोग जल प्रदूषण को देख लेंगे। पहला इसका सुझाव है कि नगरों की गंदगी को सीधे ही आसपास के जल स्रोतों में नहीं मिलने देना चाहिए।
उसे परिष्कृत किया जाना चाहिए। दूसरा है सीवेज का जल भी सीधे नदियों में नहीं मिलने देना चाहिए। तीसरा औद्योगिक क्षेत्रों से निकले अपशिष्ट को बिना शोधित किए जल स्रोतों में नहीं मिलने देना चाहिए। और चौथा है कूड़ा करकट निपटाने की उत्तम व्यवस्था की जाए ताकि वे सीधे जल स्रोतों में ना मिल सके। तो ये जल प्रदूषण के रोकथाम के उपाय है। अब मृदा प्रदूषण के रोकथाम के उपाय हैं। पहला, कृषि कार्य में रासायनिक खादों के स्थान पर गोबर, घास, कूड़े आदि से निर्मित कंपोस्ट खाद तथा हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, एक खेत में एक ही फसल उगाने के स्थान पर अलग अलग फसल को उगाने से मृदा प्रदूषण को रोकने में सहायता मिलती है। जैसे अनाज वाली फसलों के साथ दाल वाली फसलें बोई जानी चाहिए। तीसरा है मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षारोपण भी एक प्रभावी उपाय है। चौथा, मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण ठोस अपशिष्ट है। यदि इसका निस्तारण समुचित ढंग से व उपयुक्त विधि से किया जाए तो मृदा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पांचवा है कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों व उर्वरकों का सीमित प्रयोग किया जाना चाहिए। छठा, प्रदूषित जल से सिंचाई नहीं करना चाहिए। सातवां, जन चेतना व जागरूकता द्वारा मृदा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो इसमें 7 पॉइंट है, आप 4 या 5 दे सकते हैं। तो बच्चों ये थे आपके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। जल्द ही हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ मिलेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सभी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र और भी जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा सब मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। बाय बाय।